हेलो 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 आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग वी पर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव परक्रम पोषण। क्या है जैव परक्रम पोषण? उसको हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कौन सी पॉइंट कहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट से एमसीक्यू डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है इसमें हमको बेसिकली ये समझाया गया है कि सजीव और निर्जीव के बीच में पता करना है कि कौन से सजीव है कौन से निर्जीव है। तो सजीव उसको कहा जाता है जिसमें जान होती है, उसको सजीव कहा जाता है, और जिसमें जान नहीं होता है उसको निर्जीव कहा जाता है। हमको देखकर पता चल रहा है कौन सजीव है कौन निर्जीव है। जैसे हम पहाड़ को देखेंगे, आकाश को देखेंगे और मकान को देखेंगे, ज़मीन को देखेंगे, तो ये चीज़ क्या होती है, ये निर्जीव होती है, इसमें जान नहीं होता है। लेकिन उसी तरह से हम अगर चिड़िया को देखते हैं, कीड़े मकोड़े को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, हम मनुष्य को देखते हैं, तो इसमें जान होती है, ये हरकत कर सकते हैं, तो इसमें जान जान होती है। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले लाइन में देखा गया है कि कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिसके अंदर विधि दिखाई पड़ती है, लेकिन श्वसन हमको सांस लेता हुआ वो नज़र नहीं आता है। ऐसा हमको नहीं लगता कि वो सांस नहीं ले रहा है, मतलब वो हमको ऐसा लगेगा कि वो सांस नहीं ले रहे। जैसे पौधे को हम सांस लेते देखते नहीं हैं, लेकिन वो भी जीवित होते हैं, और श्वसन सांस लेना जो होता है वो सजीव का एक लक्षण होता है, महत्वपूर्ण लक्षण होता है। उसी तरह से बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिसमें वृद्धि भी हमको दिखाई नहीं देती है, श्वसन भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं। अब आगे देखते हैं। ये पॉइंट में, ये पहले पैराग्राफ में यही चीज़ लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। यहाँ से चलते हैं। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ वस्तुतः आणविक मोलिकुलर, आणविक को इंग्लिश में मोलिकुल्स कहते हैं, मोलिकुलर स्तर पर होती है। क्या कहते हैं, जीवों में जो होती जो गतियाँ का पता कैसे चलता है, वो आणविक स्तर पर होता है, जो दिखाई नहीं देते हैं। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिकाओं को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। मतलब जो होता है वायरस, जो होता है वायरस जिसे विषाणु कहा जाता है, इसमें कोई आणविक गति नहीं होती है जब तक ये किसी सजीव वर्ग में, मतलब सजीव के अंदर जाता नहीं है, तब तक इसमें आणविक स्तर पर जो होता है गति दिखाई नहीं पड़ती है। जब किसी सजीव के अंदर चला जाता है तो गति दिखाई पड़ती है, तब इसको हम सजीव कहते हैं। सजीव के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। सजीव के संचालन में क्या होता है, आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, एवं इसके जीव दर में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। जीव दर में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास और संयोजन। ये संयोजन मतलब व्यवस्था, किस तरह से अणु अणु उसमें किस तरह से फैला हुआ है और किस तरह से उसका व्यवस्था होता है। इसी बेस पर हम सजीव और निर्जीव में भी एक महत्वपूर्ण अंतर कर सकते हैं। जैसे जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। जीवित पदार्थों में अणुओं का किस प्रकार का संयोजन होता है, विशेष प्रकार से होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजन होकर जीव दर मतलब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो अन्य अणुओं के साथ मिलकर जो होता है वो संयोजन करते हैं, जिससे प्रोटोप्लाज्म जीवधर्म बनता है। जो जीवन के मूलधार होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, जीवन के मूलधार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि जीवन के मूलधार कौन होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म होते हैं। जीवधर्म में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जीवधर्म में सजीवों के सारे गुण कहाँ विद्यमान रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि सजीवों के सारे गुण कहाँ विद्यमान रहते हैं। तो हम बताएंगे सजीवों के सारे गुण जो होता है वो जीवधर्म में विद्यमान रहते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसे निर्जीव में, जिसका जो होता है निर्जीव में नहीं रहता है। ये जो होता है वो आणविक गति जो होता है निर्जीव के अंदर नहीं रहता है, उसका अभाव रहता है। अब सजीव वस्तु एवं जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे कि सजीव वस्तु और जैव प्रक्रम क्या होती है। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। जैसे कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचना और क्रियात्मक इकाई
है। कोशिकाओं के समूह से ऊतक, ऊतक से समूह से अंग बनता, अंगों के समूह से अंग तंत्र बनता और बहुत सारे अंग मिलकर जो होता है वो एक जीव का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं? कोशिका से मिलकर जो होता है वो ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से बहुत सारे अंग तंत्र से जो होता है वो एक जीव का निर्माण होता है, जीव निर्माण होता है। जीवों में संचालित होने वाले जैसे ह्यूमन जो होता है, मनुष्य का शरीर होता है, उसके अंदर जो होता है वो टोटल 10 प्रकार के अंग तंत्र प्रेजेंट रहते हैं। 10 प्रकार के अंग तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार का। इसी 10 प्रकार के अंग तंत्र से वो एक मनुष्य की ये शरीर, मनुष्य का जो होता है वो शरीर बना होता है। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंग तंत्रों द्वारा होती है। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती हैं। हम कुछ भी करते रहते हैं, हम सोए हुए रहते हैं, ये क्रिया अपने आप होती है, इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर अपने आप होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम का आंसर है वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण मतलब उसका देखभाल किस तरह से होता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। क्या होता है कि जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए, जैसे उसमें जो वृद्धि हुआ, कहीं पे कट फट गया, उसको रिपेयर करने के लिए जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? खाद्य पदार्थ जो हम जो भी खाना खाते हैं वहाँ से मिलता है और इसी को हम पोषण कहते हैं। यहाँ से पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। क्या वो जो पोषण की प्रक्रिया से वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अपनी आवश्यकता एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां होती है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीजन एंड रिडक्शन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं, इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब अपचयन और उपचयन मिलाकर के जो होता है वो श्वसन कहलाता है। अपचयन और उपचयन को मिलाकर के जो होता है वो क्या कहलाता है? मतलब श्वसन में जो होता है वो अपचयन और उपचयन की प्रक्रिया होती है और इस श्वसन के थ्रू ही हम जो होता है वो ऊर्जा लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। वृहत रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सांस श्वसन से जो होता है वो हमको क्या होता है कि श्वसन के थ्रू हमको शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है। क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। कि अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पैराग्राफ अब हम कि एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों का ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते। एक कोशिका में कोई भी अंग नहीं होते। एक कोशिका में जो होता है वो कोई भी खास अंग नहीं होता है। खाना खाने के जैसे हमारे अंदर होता है, खाना खाने के मुँह होता है, मूत्र को निकालने के लिए उसके लिए अलग होता है, मल को निकालने के लिए मल द्वार होता है, पसीना निकालने के लिए जो होता है वो अलग से जो होता है वो ग्रंथि प्रेजेंट रहती है। लेकिन एक कोशिका के अंदर जो होता है हर चीज़ जो होता है वो एक कोशिका के अंदर होती है। उसमें कोई अंग विशेष तरह का अंग नहीं पाया जाता है क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। अतः इसमें विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। क्या पूरी नहीं हो पाती है? किस में नहीं हो पाती है? जो बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय जीवों में पूरी नहीं हो पाती है। अब हम आगे देखेंगे कि अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। किसमें होता है? बहुकोशिकीयों में होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होती है। परिवहन से जो होता है वो गैस जो होता है वो खाद्य पदार्थ हो गया, क्या होता है एक हिस्से से, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है परिवहन तंत्र के द्वारा। परिवहन तंत्र एक चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पाद जैसे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। अब हम जब हमारा शरीर जब हमारे से कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया होती है तो उससे क्या होता है हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जब उसी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। सरल
सरल एककोशिकीय जीवों में यह विसरण द्वारा आसानी से संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। इस प्रकार सजीव में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। जनन जो होता है रिप्रोडक्शन अपनी संख्या में वृद्धि करती है। सभी सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी आदि क्रियाएं भी पाई जाती है। इन क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुतः निर्जीव से अलग की जा सकती है। इसी बेस के उस पर जो होता है वो सजीव और निर्जीव को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब हम पोषण के बारे में जानेंगे, जो हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। अब हम पोषण के बारे में देखेंगे, किस तरह से पोषण होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से पोषण होते हैं हमारे अंदर, किस तरह से होता है कि हमारे अंदर और बाकी जीवों के अंदर। सब पोषण देखते हैं। जीवन संबंधी क्रिया लाभ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकता होती है। नंबर एक जो होता है वो जीवन की उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर में की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत के लिए जीव तंत्र का निर्माण होता है। क्या होता है कि सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है, किसी भी जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो प्रमुख आवश्यकता होती है। एक तो होती है कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उपापचयी क्रिया होती है, संचालन होती है, उसमें हम ऊर्जा की लगातार ज़रूरत होती है, देना पड़ता है। दूसरा जो होता है वो शरीर के अंदर जो होता है वो शरीर की वृद्धि होती है या कट लग जाता है, उसकी मरम्मत के लिए जीव तंत्र का निर्माण होना जरूरी है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। जो ये कार्य करते हैं भोजन के तत्व, वो उसको पोषक तत्व कहते हैं। वह विधि जिसे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। पोषण का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा, वह विधि जिसे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करते हैं उसको पोषण कहते हैं। पोषण की विधियाँ कितने, पोषण दो प्रकार की होती है। मुख्यतः जो होती है वो दो प्रकार की होती है, स्वपोषण, परपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। स्व मतलब होता है अपने आप, पर मतलब होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर। स्व जो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे किताब में, हमारे बुक में, कि स्वपोषण ऑटोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति ऑटो इनकी जो होता है वो ग्रीक शब्द ऑटो मतलब होता है ऑटो और ट्रॉप्स के मेल से होता है। ऑटो शब्द का मतलब होता है स्व का मतलब अपने आप होता है, और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों के ऊपर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसके अंदर जो होता है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लास्ट में रहता है। कैसा रहता है, हरे रंग का वर्णक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। हम पूछा गया क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग जो होता है हरा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है वो पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है पौधे का रंग हरा होता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या होता है, स्वपोषण में जो होता है पौधे जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ते हैं और कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देते हैं, ग्लूकोज बनता है। वो भी कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, लास्ट में जो होता है ग्लूकोज बनता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब परपोषण जो होता है वो, परपोषण का यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे। पर मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पर पोषण जो होता है हेट्रोट्रॉप को इंग्लिश में इसका परपोषण कहा जाता है। हेट्रो और ट्रॉप, हेट्रो का मतलब होता है विभिन्न विषम और ट्रॉप का मतलब होता है भोजन। इसका 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 हम देखेंगे। हाँ अब कि ये इसका जो होता है वो परिभाषा क्या होता है परपोषण का। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ऐसे भी लिख कर सकते हैं कि परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, बल्कि वो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर
रहते हैं। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट ये किस तरह से है। स्वपोषण स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में क्या मूल अंतर है कि जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं, परंतु परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण होता है। ये महत्वपूर्ण और अंतर है दोनों के बीच में। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है। लेकिन जो अब यहाँ से जो तो प्रपोषण के भी कई प्रकार के होते हैं। प्रपोषण के प्रकार ज़्यादातर पूछा नहीं गया है। ज़्यादातर जो होता है वो स्वपोषण ही पूछा जाता है। स्वपोषण ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्वपोषण पर ध्यान देंगे। अब देखते हैं अगले पॉइंट पर जो होता है प्रपोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रपोषण? 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण होता है। सबसे पहले हम मृतजीवी पोषण देखेंगे। मृतजीवी को सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। मृतजीवी का मतलब ऐसे पदार्थ जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतुओं से लेता है। मतलब सड़े गले नहीं, सॉरी, मृत जंतु पौधों के ऊपर डिपेंड करता है, अपना भोजन वहाँ से लेता है, उसको मृतजीवी कहते हैं। मृत मतलब हमारा जीव, मतलब जो होता है जीवन, पोषण मतलब खाना, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं उसको मृतजीव पोषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन इसमें लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ये तो बक्तिदारी भाषा हो गया, लेकिन सरल भाषा में ये लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जांपल है कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ में जो होता है पोषण जो होता है वो मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। अवशोषण के द्वारा क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे अब हम कि मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। मृतजीवी पोषण का जो होता है प्रकृति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कैसे महत्व होता है देखेंगे। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को मृतजीवी अपघटित मतलब डिकम्पोज कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीव जंतु जो मर जाता है, अगर मृतजीवी पोषण अगर नहीं होता तो उसको तोड़ करके किस तरह से उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। मिट्टी में वो मिल नहीं पाता और हर जगह गंदगी फैल जाती है। इसलिए ये महत्व होता है, उसको मूल तत्व जिस तत्व का बना होता है उसी में तोड़कर उसको मिट्टी में मिल जाता है और फिर से वो जो होता है खाद्य पदार्थ का काम करने लगता है। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में चली जाती है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृतजीवी अपघटक भी कहते हैं। इसे मृतजीवी अपघटक भी कहते हैं। हम यहाँ पर जो होता है वो साइकिल जब पढ़ेंगे, चक्र पढ़ेंगे, पोषण चक्र जब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे कि किस तरह से इन तत्वों का एक सजीव से मिट्टी में किस तरह से जाता है, फिर मिट्टी पौधे अपना किस तरह से उसको लेते अवशोषित कर लेते हैं। अब देखेंगे हम परजीवी पोषण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीव के संपर्क में आकर जो होता है वो ऐसे करते हैं अस्थायी और अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव से अपना पैरासाइटिक, इसी को कहता है परजीवी पोषण होता है। परजीवी का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी मतलब टेम्पोररी या परमानेंट थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए आता है, उसके संपर्क में आता है और उसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, फिर बाहर चला जाता है। इसी को ही जो होता है वो परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अब अगला देखेंगे हम प्राणी सम पोषण। क्या देखेंगे? प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण ऐसे होता है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम लोग जो होता है वो प्राणी सम पोषण में आते हैं। मनुष्य जो होता है वो प्राणी सम पोषण के अंदर आता है। देखिए इसका जो होता है वो डिफिनेशन देखेंगे। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसको प्राणी समभोजी कहलाती है। क्या कहते हैं? वो प्राणी समभोजी कहलाती है। इस प्रकार का पोषण जो होता है सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्राणी समपोषण कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये आपके MCQs में आ सकता है। अब जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि।
जीवन में पोषण प्राप्त करने की विधि देखेंगे, किस तरह से जीवन में पोषण प्राप्त किया जाता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग-अलग प्रकार के पोषकों की ज़रूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे हम पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पौधों में किस तरह से पोषण होता है। पौधे हम जानते हैं कि पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है, अपना भोजन वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। वही पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जाता है, मृतजीवी और परजीवी। हम पहले पढ़ चुके हैं मृतजीवी और परजीवी। मृतजीव जो मृत जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जो होता है वो किसी दूसरे जीव के संपर्क में आकर अपना जो होता है वो भोजन प्राप्त करता है, उसको परजीवी कहते हैं। मृतजीवी पौधे अपना पोषण शरीर के लिए कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता में मृतजीवी होता है। जबकि परजीवी, ये गोबर छत्ता में जो होता है ये इंपॉर्टेंट है कि गोबर छत्ता में किस तरह का पोषण होता है, तो मृतजीवी होता है। ये MCQ पॉइंट है। जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमर बेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अमर बेल आपको याद रखना होगा। अमर बेल हो गया, गोबर छत्ता हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का सिंपल सा मतलब होता है कि पौधे जो होता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक पदार्थ होता है, उसको कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे पर्णहरित क्लोरोफिल में जो होता है वो पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल के अंदर जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो होता है सभी हरे पौधों के अंदर प्रेजेंट रहता पाया जाता है। वही सूर्य, यहाँ पे डिफरेंस, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादपों कोशिकाओं में स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन, उसमें जो होता है परिवर्तन करना, कार्बनिक अणु ग्लूकोज में किस में कन्वर्ट होता है, कार्बनिक अणु ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपको समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अकार्बनिक से कार्बनिक अणु में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौधे इस प्रक्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का उत्पादन नहीं करते हैं, वरन वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। मतलब सूर्य की प्रकाश से जो भी एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और 12 वाटर का यूज़ किया जाता है। पानी का फार्मूला पानी का होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये हर चीज़ का होता है क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। C6 कार्बन 6 H12 O6 जो होता है ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, और 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर बन जाता है, 6 पानी बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, इसको आप याद रख लेंगे। बाई प्रोडक्ट में जो होता है वो उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उत्पोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, वाटर भी बनता है, पानी भी बनता है। और जो ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, फिर इसको हम लोग जो होता है वो श्वसन के थ्रू ग्रहण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पता पहले पढ़ चुके। प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, सभी हरे पौधों के अंदर पाया जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। जटिल मतलब जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत ही हेवी तरह से होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो होता है वो, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो
दो तरह का कोशिका होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। किस तरह से होता है? पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। होता है उसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में जो होता है वो क्या रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट भरे हुए रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, चूँकि अधिकांशतः पौधे की पत्तियाँ में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग अंग कहते हैं। पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अंग कहते हैं एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो किसे प्रकाश संश्लेषी अंग क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों की बाह्य त्वचा एवं एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद रहता है। पत्तियों में जो होता है वो रंध्र प्रेजेंट रहता है, जिसको स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से एक छिद्र होता है। क्या होता है? पत्ती के अंदर जो होता है रंध्र होता है, रंध्र के अंदर जो होता है छोटा छोटा छिद्र होता है, होल होता है। ये छिद्र बंद और खुल सकती है। कहाँ होती है? ये छिद्र जो होता है वो बंद खुल सकती है। देख सकते हैं आप ये होता है, ये पत्ती का जो होता है वो अंदर का ये फिगर दिया हुआ, अंदर का ये फिगर दिया हुआ है, जो होता है वो चित्र दिया हो गया। देखिए यहाँ पर जाइलम फ्लोएम है, हम पढ़ेंगे आगे। ये देखिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नीचे होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा ऊपर होता है। और एपिडर्मिस जो होता है सबसे पहला जो होता है वो सबसे पहले एपिडर्मिस होता है। इसी एपिडर्मिस में जो होता है वो रंध्र होता है, और रंध्र में छोटा छोटा जो होता है वो छेद होता है होता है। अब देखिए यहाँ आगे देखिए, अब यहाँ पे जो होता है वो स्टोमेटा का, यहाँ पर जो होता है वो रंध्र के अंदर जो होता है वो रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं, वो इस तरह का उसका चित्र होता है। उसका जो होता है वो जैसे एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट रहता है। ये खुला हुआ स्टोमेटा है, यहाँ पर बंद स्टोमेटा है। और ये रक्षक कोशिकाएं साइड में जो होता है वो रक्षक कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से होता है। और हमने देखा कि वो बंद खुल सकती है, रंध्र जो होता है वो बंद खुल सकता है, उसमें छिद्र जो होता है जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। अब गार्ड सेल्स रहता है। अब जो रंध्र जो स्टोमेटा खुलता बंद होता है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो एक कोशिका होता है जिसका नाम गार्ड सेल होता है, वही इसको नियंत्रण करता है। खुलना बंद करना ये डिपेंड करता है कि पानी ज़्यादा पानी रहता है तो वो खुल जाता है, कम पानी रहता है तो वो बंद हो जाता है। इन्हीं रंध्र द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। अब इसी रंध्र के द्वारा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पत्तियों के अंदर चला जाता है, पहुंच जाता है। रंध्र का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति टर्जिडिटी पर निर्भर करता है। टर्जिडिटी मतलब होता है पानी जो इसमें भरा हुआ रहता है तो वो खुल जाता है, और आपका पानी कम रहता है तो वो बंद रहता है। जबकि द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। द्वार कोशिकाएं जो होता है वो कहा था, अगर पानी भरा रहता है तो टर्जिट रहता है, तो द्वार कोशिकाएं पानी को अवशोषित कर लेता है तो रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाएं का जल बाहर निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। क्या होता है? रंध्र बंद हो जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं? क्या क्या आवश्यक पदार्थ होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए? सबसे पहले देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है वो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4 होती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में, कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? 4। कौन कौन? पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित हिंदी में, इंग्लिश में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज का प्रकाश। ये चारों चीज़ होनी चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से हमको लगता है कि 2026 में जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन उसमें रहेगा, ये पेपर में आपको क्वेश्चन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको हाईलाइट कर लेंगे, अब अपनी कॉपी में अलग से लिख लेंगे ये पॉइंट को। पर्णहरित, सबसे पहले देखेंगे पर्णहरित या क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के केवल हरे पादपों में होता है। कहाँ होता है? केवल हरे पादपों में होता है। पर वास्तव में पौधा का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये बात याद रखेंगे कि पौधे केवल हरे भाग में ही नहीं होता है, क्योंकि पौधा जो होता है वो लाल और भूरे रंग की भी
होती है, जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक या पर्णरहित क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। मतलब यहाँ से ये बात याद रखना है कि पौधे का कलर सामान्यतः ज़्यादातर जो होता है वो हरा ही होता है, लेकिन पौधे का जो होता है वो रंग जो होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होगी जब पौधे के अंदर क्लोरोफिल या पर्णरहित पाया जाएगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हो सकेगी वरना नहीं हो पाएगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव होगा, यहाँ पे याद रख लेना, चूँकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। और क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोफिल का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को जो जो अवशोषित करता है वो क्लोरोफिल ही करता है, इसलिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। क्लोरोफिल अगर है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर दो क्रियाकलाप है। एक क्रियाकलाप हवा के प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता क्या होती है, और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। तो हम इसको अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर हम इसको यही जगह स्टॉप करते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और जैसे जैसे हम आगे में बढ़ेंगे, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है। जैसे ये प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको इसमें से कोई एक पूछ सकता है, ज़्यादातर चांस है कार्बन डाइऑक्साइड वाला पूछेगा। तो हम इसको अगले लेक्चर के लिए रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी हिम्मत मिले, हम भी मोटिवेट हो सके आपकी बदौलत। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।